दीवाने को गम भुलाएंगे, दिल की दुनिया में डूब जाएंगे। हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। पी के मौज मस्ती चैनल पर मैं पी के श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल की ओर से नया स्टूडेंट हो या पुराना स्टूडेंट, मैं सबको अपने ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है बहुत धमाल मचाने वाला सेशन है। हिस्ट्री टॉप 10 क्वेश्चन और हिस्ट्री से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वो भी फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें और फ्री में आप लोगों को मटेरियल बना के मैं आप लोगों को समक्ष प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी नया स्टूडेंट और पुराना स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग इस वीडियो को पहले देख पाएंगे। चलिए बढ़ते आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। प्राचीन काल में प्रचलित 8 प्रकार के विवाहों में सबसे आदर्श विवाह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बढ़ा। प्राचीन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्राचीन काल में विवाह का सर्वोत्तम प्रकार बढ़ा विवाह था, जिसमें पिता सावधानी पूर्वक शीलवान एवं वेदज्ञ वर का चयन करके उसके बाद में घर बुलाकर उसकी पूजा करके वस्त्र भूषणों से सुसज्जित कन्या को उसे प्रदान करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विवाह पर वधू को पिता को एक गाय और बैल देना होता था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ये आर्ष विवाह। अब देखिए डिस्क्रिप्शन। आर्ष विवाह वधू के संरक्षण के एक गाय और एक बैल देना होता था। गंधर्व विवाह इच्छित नर तथा नारी का प्रायः गुप्त रूप से विवाह होता था। असुर विवाह कर विवाह मतलब क्रूरता से विवाह, असुर जो विवाह करता था। देव विवाह आज्ञाकर्ता पुरोहित के साथ विवाह। देव विवाह जो मतलब देव के साथ, जिसके ऋषि मुनियों के साथ जब विवाह होता था तो बिना आज्ञा को शादी विवाह नहीं करता था। असुर जब करता था तो क्रय मतलब घृणा, ईर्ष्या और अपहरण करके इस तरह से शादी विवाह किया करते थे पहले। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता विरुद्ध नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निगम होगा इसका आंसर। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गुप्त काल में व्यापारियों की विशिष्ट संज्ञा निगम थी। अमरकोश में निगम का प्रयोग नगर के लिए थी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किस विवाह पर वधू को पिता को एक गाय और बैल देना होता था? सॉरी, ये तो आप लोगों को अभी कर दिए। तो चलिए देख लीजिए। सामंतवाद के अंतर्गत अनुपचित भू अस्मित्व क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी कुलीन, जिसमें दास शिल्पियों को कृषि कार्य में नियुक्ति कर रखा था। सामंतवाद के अंतर्गत अनुपचित भू स्वामित्व का तात्पर्य है कि भूमि का वह भाग जिस पर कुलीनों तथा उच्च वर्ग का स्वामित्व होता है, जो स्वयं भूमि पर कृषि न कर इस कार्य के देश हेतु दास और श्रमिकों का प्रयोग करता था। फलतः उसका क्षेत्र में रहने वाली जनता से सीधे संपर्क नहीं होता था, इसलिए उसे अनुपचित भूस्वामित्व कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी जातियों को पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकों का। इसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक नामक विदेशी जातियों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी विजय को उपलक्ष्य में शक मुद्राओं के अनुरूप चांदी के विशेष सिक्कों जारी किए। भारतीय स्मृति उसे शाकाहारी के रूप में स्मरण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में कवि कालिदास का नाम मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऐहोल अभिलेख। सर्वप्रथम कवि रवि कीर्ति ने कालिदास के नाम का उल्लेख किया है। पुलकेशिक द्वितीय ने अकोल अभिलेख में भी कालिदास का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को इस वीडियो को देखने से कुछ सीख मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शास्त्रों को संगीत
से विशेष प्रेम था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है समुद्रगुप्त का। इसका समुद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त विजेता के साथ कवि, संगीत और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे बीना बजाते हुए चित्रित किया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में प्रभावी गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री की वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय ने विवाह किया, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद समुद्रगुप्त द्वितीय वाकाटक राजा के शकों के विरुद्ध सहायता चाहता था, ये भी सही है। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये और आठ दोनों सही है। आर ये के स्पष्टीकरण बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए समुद्रगुप्त ने शकों के विरुद्ध सहायता से प्राप्त करने के लिए वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री के प्रभावशाली का विवाह किया था। निम्नलिखित में से नालंदा का दूसरा नाम क्या था? नालंदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो नालंदा का दूसरा नाम क्या था? तो देखिए मृगाशकवन। अब देखिए नालंदा का दूसरा नाम मृगाशकवन था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। इल्सिंग के अनुसार श्री गुप्त के मृगाशकवन में चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया था। सॉरी, ये जो है ना दोस्तों, ये तो आंसर सही होगा, लेकिन ये जो है ना हर्षवर्धन नहीं किया गया था। अब देखिए डिस्क्रिप्शन में पता लग जाएगा। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का सबसे पहले प्रचलन कुषाणों के समय में हुआ था। देखिए क्या कौन किया था? तो कुषाणों के समय में हुआ था। सोने की सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन कुमारगुप्त में हुआ था। हर्षवर्धन नहीं किया था, बल्कि किसने? कुमारगुप्त ने किया था। सिक्कों का प्रचलन गुप्त काल में हुआ था। हर्षवर्धन के समय भारत में प्राचीन सिक्कों पंचमार्क सिक्के पर जिन पर कोई अभिलेख साक्ष्य नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 का जो सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसमें जो है प्राचीन नगर है, इसमें राज है। तो देखिए अजमेरू जो है राजस्थान है। इसके बाद जो है मृग कच्छ जो है गुजरात है। और इसके बाद है प्रयाग ज्योति जो है ये असम है। इसके बाद जो है शिशुपालगढ़ जो है ये उड़ीसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। भित्तरगांव का ईंटों का मंदिर एक ख्याति प्राप्त गुप्त स्मारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थापकला लक्षण पाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यथार्थ मेहरव का प्रयोग। भित्तरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन मंदिरों में यथार्थ मेहरबानों का प्रयोग हुआ। यह मंदिर वर्गाकार चबूतरे पर बने हैं। देवगढ़ के समान भित्तरगांव का मंदिर में शिखर युक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। गुप्त काल में भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इसके बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल में भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन भारत में गुप्त काल में ही सबसे बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। सर्वप्रथम अवतारवाद के अंतर्गत अवतारों की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल में। गुप्त काल में वैष्णव धर्म लोकप्रिय से पहुंच चुका था। इस काल में ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार विष्णु के कुल 39 अवतार है, किंतु इन अवतारों में 10 अवतारों का आमतौर पर स्वीकार किया गया है। इस 10 अवतार देखिए मत्स्य है, इसके बाद कुर्रम है, इसके बाद वराह नरसिंह, इसके बाद है वानम मतलब होता है निंगड़ा, इसके बाद परशुराम राम, इसके बाद कृष्ण बुद्ध और कल्कि। ये जो है 10 अवतार था विष्णु का। टोटल कितना है? 39 जिसमें से 10 इम्पोर्टेंट है। इसका निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में लघु शिष्य पशुपालन संप्रदाय का प्रकाश डालता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में मथुरा अभिलेख से उदिताचार्य नामक एक पशुपालक अनुयायी का अभिलेख मिलता है, जिसने दो
लिंगों की स्थापना करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, ये देख लीजिए। सूची 1 सूची 2 को जो सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, ये देखिए स्थल जो है स्थल ऊंची तथा शुष्क भूमि होगा। इसके बाद केदार जो है इसमें आपको फसल बोई भूमि होगा। इसके बाद जो है कष्ट जो है आपके जो है कृषि भूमि होगा, और तंडाई जो है पल्लव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से गुप्त संवत के सम्मान है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी वल्लभी युग। वल्लभ नामक राजा ने शव काल को 241 वर्ष के बाद वल्लभी संत का प्रवर्तन किया। इस प्रकार इसकी स्थापना तिथि 78 + 241 बराबर 319 ईस्वी निकली है। यही तिथि गुप्त संवत की भी थी। इस गुप्त संवत के पतन के बाद वल्लभी गुजरात के राजाओं ने नाम बदलकर वल्लभी संवत रख दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बी बृहस्पति स्मृति। सबसे प्राचीन ग्रंथ मनु स्मृति है। इसकी रचना 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के मध्य हुई थी। यज्ञवल्लभ स्मृति का रचना काल 100 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व। बृहस्पति स्मृति की रचना 300 से 500 के मध्य हुई। देवल स्मृति की रचना प्रारंभिक मध्यकाल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। गुप्त काल में गंगा के मैदान में नगरीय केंद्र का पतन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ये। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही हो जाएगा। कथन ये जो है और आर दोनों सही, और अस्पष्टीकरण जो है ये दोनों का बिल्कुल राइट है। इसका आंसर सही हो जाएगा ये। गुप्त काल में मथुरा, पाटलिपुत्र, सोनपुर, सोहगोड़ा और उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी के अनेकों महत्वपूर्ण नगरों के ह्रास के प्रमाण मिलते हैं। इन नगरों के पतन से व्यापार में शिथिलता आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। गुप्त काल में अनुलोम विवाह प्रचलन में था। इसके बाद है आर में देख लीजिए। गुप्त सम्राट विदेशियों के हिंदू धर्म के अंदर समा लेना चाहते थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कथन ये सही है, परंतु आर जो है ये गलत है। ये बिल्कुल राइट है आंसर, और ये जो है ये जो व्याख्या दिया हुआ ये गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में किसी भी तरह का त्रुटि अगर आप लोग देखते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कि सर आपके वीडियो में इस चीज़ का कमजोरी है, तो मैं उस पर जो है अमल करूंगा और उस चीज़ को जो है कमजोरी को दूर करने की कोशिश करूंगा। और साथ में जब कमेंट आप करना तो किस स्टेट से है और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। इसका देखिए, इसका जो है व्यापारी जो है व्यापारी क्या होगा सेल्फी। व्यापारी क्या होगा सेल्फी। इसके बाद जो है सेल्फी जो है सेल्फी क्या होगा सेल्फी हो जाएगा जेठक। इसके बाद श्रेणियों का संघ जो है ये हो जाएगा आपको भंडारी। इसके बाद है कड़वा का सरदार क्या होगा सारथवा। तो गुप्त काल में व्यापारियों की एक स्मृति होती थी जिसने निगम कहा जाता था। निगम का प्रधान सृष्टि कहलाता था। व्यापारियों के नेता को सर्ववाह कहा जाता था। श्रेणियों के संघ में भंडारकारी तथा शिल्पी संघ के अध्यक्ष से जेठक कहा जाता था। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुआ तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा। बाकी बात कल फिर मिलते हैं। पीके मौज मस्ती चैनल को सदस्य के दे दीजिए इजाज़त। बाकी कल फिर मिलते हैं। ओके बाय।